Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। एपी सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट एकेडमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है। इसमें S-400 एक गेम चेंजर साबित हुआ। उस प्रणाली की रेंज ने वास्तव में पाकिस्तान के विमानों को दूर रखा। पाकिस्तान के विमान हमारी वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, जहां एक F-16 हैंगर का आधा हिस्सा नष्ट हो गया। We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन अकाल के 9वें दिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। रात भर चली गोलीबारी में 2 और सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिससे घाटी में लंबे समय से चल रहे आतंकवाद रोधी अभियानों में से एक में घायलों की कुल संख्या 10 हो गई। शहीद जवानों की पहचान लांसनायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के रूप में हुई है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन जारी है। इस अभियान में 5 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अभियान 1 अगस्त को शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने इलाके की कड़ी घेराबंदी की है और घने जंगलों में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भविष्य के युद्धों की तैयारियों के लिए रणनीति के तौर पर भारत की थल सेना ने अपने विभिन्न अंगों के लिए एक विशेष ड्रोन बटालियन तैयार करने का फैसला किया है। इस रणनीति के तहत थल सेना की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और आर्मर्ड डिवीजन में एक ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। इन नई इकाइयों का मकसद केवल ड्रोन संचालन होगा। इसके लिए सेना के अधिकारियों को अलग से ड्रोन के विभिन्न ऑपरेशंस की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। करगिल विजय दिवस के अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना में 30 लाइट कमांडो बटालियन और ड्रोन सहित सभी हथियारों और उपकरणों से लैस रुद्र ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया था। अजरबैजान और आर्मेनिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बैठक के दौरान अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस शांति समझौते से दोनों देशों के बीच दशकों से चल रहा संघर्ष खत्म होगा और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। व्हाइट हाउस में एक हस्ताक्षर समारोह में ट्रंप ने कहा कि ये दोनों देश 35 साल से लड़ रहे थे और अब दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे। इस समारोह में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान भी मौजूद थे। अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने कहा कि वे ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने 36वीं बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका, जो न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकता था। As president, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan. They were going at it. They were going at it big, and they were two great leaders that came together just prior to what would have been a tremendous conflict, as you know, a nuclear conflict probably.
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश भर के 334 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये कार्रवाई उन दलों पर हुई है जो लगातार 6 साल से चुनाव नहीं लड़ रहे थे या जिन्होंने अपने संगठन का विवरण चुनाव आयोग को अपडेट नहीं किया था। चुनाव आयोग के अनुसार अभी देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2,854 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जांच करने के निर्देश दिए थे। इस जांच में पाया गया कि इनमें से 334 दल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सीईओ ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। इसके बाद इनकी सिफारिश के आधार पर 334 दलों का पंजीकरण रद्द किया गया है। अब देश में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या 2520 रह गई है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये डीलिस्टिंग प्रक्रिया चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने की उसकी व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है, ताकि केवल सक्रिय और जवाबदेह पॉलिटिकल पार्टियां ही चुनावी प्रक्रिया में बनी रहें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर गौशालाओं को अनुदान देने में देरी का आरोप लगाया है। गहलोत ने एक्स पर कहा कि भाजपा गौ माता के नाम पर राजनीति करती है और पिछली कांग्रेस सरकार के गौशालाओं को 9 माह अनुदान देने के फैसले का पालन नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की लचर कार्यशैली के कारण प्रदेश की 2500 गौशालाओं का 1120 करोड़ रुपए का अनुदान महीनों से नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद हर्षिल में आई बाढ़ से यहां एक झील बन गई है। दराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बिना ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां यह मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बता सकता है। इसके माध्यम से जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस आपदा में अब तक 5 मौतों की पुष्टि हुई है और 100 से 150 लोग लापता बताए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश जारी है। यहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के कारण 100 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। दिल्ली में कई इलाकों में पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के शरोद नाला में बादल फट गया। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बंद है। उधर बिहार में तेज बारिश का दौर जारी है। बेगूसराय में बाढ़ के कारण 118 स्कूल अगले आदेश तक बंद हैं। खगड़िया में 32 और वैशाली में भी 80 स्कूल बंद करने पड़े हैं। पटना में कई जगह पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। अमरोहा में 3 दिन की लगातार बारिश के बाद एक जर्जर मकान ढह गया। इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में सुरक्षा बलों ने जबरन वसूली में शामिल होने के आरोप में 2 उग्रवादियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सक्रिय सदस्य को इम्फाल पूर्व जिले के हुईकाप माका लेकाई इलाके से गिरफ्तार किया गया। 2024 में 2,06,378 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। इन लोगों ने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। 2024 में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 2020 से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। डीएलएफ लैंड डील स्कैम मामले में ईडी ने आरोप पत्र दायर कर दिया है। आरोप पत्र में ईडी ने बताया कि रॉबर्ट वाड्रा को गुड़गांव में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत में मिली थी। वाड्रा ने इस जमीन के लिए 7.5 करोड़ रुपए देने का दावा किया। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने ये जमीन बिना किसी भुगतान के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को रिश्वत के तौर पर दी थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले को बंद करने का फैसला रद्द कर दिया है। ये मामला थूथुकुडी पुलिस ने दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा कि किसी धर्म या भगवान का अपमान करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकता। ऐसे काम से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और समाज में अशांति फैल सकती है। जज के मुरली शंकर ने कहा कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि बोलने की आजादी का इस्तेमाल किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए न हो।
और अब खबरें दुनिया भर की। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसे गजा में जारी युद्ध में एक बड़ा और विवादित कदम माना जा रहा है। गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में स्थित ये शहर युद्ध के पहले सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका था और यहाँ लाखों फिलिस्तीनी रहते थे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इजराइल के इस कदम से बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन और अधिक हत्याएं हो सकती हैं। हमास ने जोरदार प्रतिरोध की बात कही है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और कुवैत सहित कई देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, दो राष्ट्र समाधान में रुकावट और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। बांग्लादेश में 2021 से अब तक हिंदुओं पर हमलों की 3,582 घटनाएं हुई हैं। रंगपुर, चटगांव जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी है। भारत ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 334 प्रमुख मामले उठाए हैं। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आए। पिछले साल से अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के 5 और कनाडा में 4 ऐसे मामले सामने आए हैं। बिहार सरकार कल बिहार के 1 करोड़ 12 लाख लोगों के बैंक खातों में 11,100 रुपए ट्रांसफर करेगी। यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त के रूप में दी जाएगी, जिसके तहत कुल 1,247 करोड़ 34 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से जारी किए जाएंगे। विधवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रतिमाह किए जाने के बाद लाभार्थियों को मिलने वाली यह इसकी दूसरी किस्त होगी। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स के खिलाफ एक कार्रवाई में 4 किलो मेफेड्रोन बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई 4 अलग अलग जगह छापे मारकर मालाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई क्षेत्रों में की। इस ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बंगाली लोगों के बीच एनआरसी का डर फैलाने की कोशिश कर रही हैं। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे ममता का राजनीतिक फायदा उठाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने केवल कोच राजवंशी और गोरखा समुदाय के मामलों में विदेशी न्यायाधिकरण से हटाने का फैसला किया है। बाकी किसी अन्य समुदाय के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कर्नाटक की नई राज्य शिक्षा नीति रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सौंप दी गई है। प्रोफेसर सुखदेव थोराट की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया है कि कक्षा 5 तक या संभव हो तो कक्षा 12 तक पढ़ाई की भाषा कन्नड़ या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इसके साथ ही अब त्रिभाषा नीति की जगह द्विभाषा नीति अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें कन्नड़ या मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शामिल होगी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित घाटाल में अब विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के सिंचाई मंत्री डॉक्टर मानस भुइया ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घाटाल मास्टर प्लान के तहत 500 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना के लिए 1,055 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इस योजना के तहत 5 स्लुइस गेटों का काम लगभग पूरा हो गया है। भारी बारिश के कारण काम थोड़ा धीमा है। डॉक्टर भुइया ने विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी पर इस मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र ने बार बार आग्रह के बावजूद योजना के लिए मदद नहीं दी। न्यूज़ एट 5 में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.